और चलिए उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, आगामी चार धाम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आगामी चार धाम यात्रा के लिए बैठक करने वाले हैं। शीतकालीन चार धाम यात्रा पर चर्चा होगी। तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक और वर्चुअल जुड़ेंगे सभी जिलों के डीएम और एसपी। तो अब शीतकालीन में भी चार धाम यात्रा कर सकेंगे और इसको लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आज बड़ी बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी जिलों के डीएम और एसपी से ये बैठक में चर्चा करने वाले हैं। तो आगामी चार धाम यात्रा को लेकर ये तैयारियां शुरू हो गई है। और बढ़ते आगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर भी बदले गए हैं। अरविंद कुमार पांडे अपर जिलाधिकारी टिहरी बने, कृष्ण कुमार अपर जिलाधिकारी देहरादून बनाए गए हैं, अनिल गर्ब्याल अपर जिलाधिकारी पौड़ी बने, तो वहीं युक्त मिश्रा को उप सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। और बढ़ते आगे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला, देहरादून में भी प्रदर्शन और अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। तो लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर उत्तराखंड में हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। आक्रोश प्रदर्शन उन्होंने किया है और ऐसे में हिंदुओं के संरक्षण की मांग वहां पर की जा रही है। तो आक्रोश रैली निकाली हिंदू संगठनों ने। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में आज देहरादून में बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में हिंदू संगठन जो है आज सड़कों पर उतर गए हैं। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, पीछे तक जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे होंगे। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ी संख्या में आप लोग आज जुड़ गए हैं। एक नहीं, आज हिंदू अपनी एकता का प्रमाण दे रहा है। जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार की उत्पीड़ना हो रही है कि जिससे वो बांग्लादेश छोड़कर भाग जाए। आज सारे विश्व के तथाकथित नेता कहाँ है जो जरा जरा सी बात पर उठ के खड़े हो जाया करते थे? अवार्ड वापस करने वाले वो गैंग कहाँ है? आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, विश्व में कोई नेता इसमें बोलने को तैयार नहीं है। और वो यूएनओ जो सबकी रक्षा के लिए बना था वो कहाँ है? तो इसलिए आज पूरे देश में, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य दिन देखिए, आज मानवाधिकार का दिन है, आज मानवाधिकार दिवस है। उस दिन पे हिंदुओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कटेंगे तो कटेंगे नारा पीछे लगा हुआ है। हिंदुस्तान को निर्यात बंद कर देना चाहिए, चाहे वो दवाइयाँ हो चाहे सामान हो। बांग्लादेश अपनी औकात में आ जाएगा। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जो है हिंदू भाई उन पे अत्याचार बंद हो और हम बहुत चाहते हैं व्यापार बंद हो उनके साथ हमारा। हिंदू संगठन आज एकता दिखा रहा है, क्या कुछ? बिल्कुल निश्चित रूप से जब जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा, हिंदू एकता, हिंदू एक होकर जो है इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो है हम जो मांग कर रहे हैं, हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उनको जो है वहाँ की यूनियन सरकार को बर्खास्त किया जाए, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो उसको रोका जाए। बिल्कुल, देखिए तो पीछे आप देख पा रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ऐसे में आप ये देखिए पोस्टर आपको नजर आएगा, बटेंगे तो कटेंगे, जय श्री राम के नारे लगातार सुनाई पड़ रहे हैं। ऐसे में रब और रब में राम, सब में रब और रब में राम, मिलकर बोलो जय श्री राम। देखिए जय श्री राम के नारे लगातार नजर आ रहे हैं और लगातार बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर हिंदू संगठन नजर आ रहे होंगे। देखिए पोस्टर के साथ यहाँ पर फिर से एक और बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फिर से एक बार बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आज बड़ी संख्या में? ये जो हिंदुओं, बांग्लादेश में हिंदुओं का जो मानवाधिकार हो रहा है उसके आक्रोश में रैली निकाली गई है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं करेंगे तो बांग्लादेशियों पे और रोहिंग्यों पे इसी तरह का हम भी करेंगे। जो वहाँ पर हो रहे नारियों पर, स्त्रियों पर अत्याचार मानवाधिकार का हनन है। कई लोग हैं। तरुण विजय पूर्व सांसद हूँ और ये बांग्लादेश को आखिरी चेतावनी है। इसके बाद सीधी कार्रवाई होगी और ये उत्तराखंड में भी जो इस्लामीकरण जिहाद हो रहा है उसके विरुद्ध भी ये चेतावनी है। क्या कुछ
तो देखिए यहाँ पर हमने कई लोगों से बातचीत करी और जय श्री राम के नारे लगातार हमें सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हाथ पे हाथ लगातार कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को निकाला जा सके। आक्रोश रैली आज निकाली जा रही है और ऐसे में लगातार जय श्री राम के नारों के साथ ये मांग की जा रही है कि जो अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है उनसे हटाकर कुछ ना कुछ सरकार भी हस्तक्षेप करे। के साथ मैं शुभांगी खबर। और वहीं सीएम धामी के निर्देश पर 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर भी बदले गए। अरविंद कुमार पांडे अपर जिला अधिकारी टेहरी बनाए गए हैं। कृष्ण कुमार अपर जिलाधिकारी देहरादून बने हैं। अनिल गरव्याल अपर जिलाधिकारी पौड़ी बने हैं। युक्त मिश्रा को उप सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग का जिम्मा सौंपा गया है। सौरभ असवाल को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार बनाया गया है। गोपाल सिंह चौहान डिप्टी कलेक्टर उत्तरकाशी बने। नवाजिश खलील डिप्टी कलेक्टर नैनीताल बनाए गए हैं। तो 14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। और उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनावों के लिए आरक्षण तय होते ही पार्टी पर्यवेक्षकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजेंगे। निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है और इस चुनाव में भी पार्टी का फोकस रहेगा बूथ प्रबंधन पर। आरक्षण तय होने के बाद प्रत्याशी चयन के लिए सभी निगमों में 3 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। 50 से ज्यादा पर्यवेक्षक टोलियां निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का दौरा करेंगी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना है, उसको किस रूप में वो काम करें। हमारे संगठन का केंद्रीय पोलिंग बूथ होता है और जैसे ही रिजर्वेशन फाइनल होता है हमने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए, पालिकाओं के लिए हम अपने पर्यवेक्षक हम भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच से रायशुमारी करके नाम का पैनल लाएंगे और बाद में जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे हम लोग कराने वाले हैं। और जीत ही हमारी प्राथमिकता है और चुनाव की जीत के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम की रचना बनानी होगी वो सब बनाएंगे। इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिर्फ उठोबल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार हो रहे हैं, कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है। एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में, इसलिए चुनाव टालना चाह रही है, बार बार हार के डर से डाल ली है। और देहरादून से अगली बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, राजभवन ने दी आरक्षण विधेयक को मंजूरी। शहरी निकायों में आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी गई है। निकाय चुनाव से जुड़े फैसले का इंतजार था। ओबीसी विधेयक पर महाधिवक्ता ने एक दिन पहले दी थी राय। 1 महीने से राजभवन में आरक्षण विधेयक अटका है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड में निकाय चुनाव नहीं हुए, इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरता आया। लेकिन बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह मिल रही है कि अब राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। और मेरी सहयोगी शुभांगी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभांगी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली है, यानी कि अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव का लगातार तारीख का इंतजार किया है। ऐसे में कई दिनों से जो है आरक्षण विधेयक को कब मंजूरी मिलेगी इसका भी इंतजार किया जा रहा था और अब राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। शहरी निकायों में आरक्षण के विधेयक को जो है मंजूरी मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब चुनाव के लिए रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। एक कदम हम और आगे बढ़ चुके हैं और करीब 1 महीने से राजभवन में जो है आरक्षण विधेयक जो है वो अटका हुआ था और लगातार एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम लगातार इंतजार कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं और अब बहुत
जल्द जो है निकाय चुनाव की तारीख का भी ऐलान जो है जल्द हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में जो फॉर्मेलिटीज है, जो ऑफिशियल चीजें रह गई है, वो लगातार उन पर काम किया जा रहा है और जैसे ही वो उनका काम पूरा हो जाता है, जल्द से जल्द जो है निकाय चुनाव की तारीख भी जो है घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि ये कोर्ट में भी कहा गया था कि दिसंबर से पहले 25 दिसंबर से पहले जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव भी कराए जाएंगे। इस तरीके की बात सरकार कह चुकी है। तो ऐसे में अब जब आज राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि जो तैयारियां लगातार यहाँ के उम्मीदवार भी कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी हमें जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल गई है और अब हम ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभांगी। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अमर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी के नाम पर नवनिर्मित शहीद द्वार का लोकार्पण किया। निवासी अमर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के पिता गजेंद्र कंडारी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश को रक्षा के लिए हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से होता है। मेजर भूपेंद्र कंडारी के नाम पर जो द्वार बना है उसका लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है। इससे पूर्व मुझे याद है जब ये शहीद हुए थे, चौक का नाम हमने रखा था, उसमें जनरल खुंदरी सील थे, उनको लेकर यहाँ पर आया था। क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और वहीं खबर ऋषिकेश से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर विधानसभा के अंतर्गत अपर ढालवाला क्षेत्र में 4 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बनी रिंग रोड, बाढ़ और जंगली हाथियों से बचाव के लिए सुरक्षा दीवार का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नरेंद्रनगर विधानसभा का विधायक बनने के बाद 14 बीघा और ढालवाला के क्षेत्र के लिए रिंग रोड की परिकल्पना थी, जिससे क्षेत्रवासियों को जंगली हाथियों और बाढ़ से सुरक्षा मिल सके। आगे से खींचियो। चल भाई आगे चले। कई फेसेज में है। मुझे 2003-4 में बाढ़ आने के बाद मैं यहाँ जब एक विधायक के रूप में टहलने आया था, तो उस समय एक मैंने परिकल्पना की थी कि एक ऐसी हम रिंग रोड बनाएं जो पूरे के पूरे ढालवाला क्षेत्र को, 14 बीघा ढालवाला क्षेत्र को एक बाहर से बाढ़ को रोकने का काम भी करें। लोगों के जो आज की तारीख में जिस तरह से हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, लोग मॉर्निंग वॉकर्स, इवनिंग वॉकर्स बढ़ रहे हैं, उनको इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक करने की भी एक ऐसी जगह मिले जहां पर विघ्न न हो। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने व्यापार मंडल, टैक्सी बस यूनियन, होटल एसोसिएशन, ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की। इस मीटिंग में आगामी चारधाम यात्रा 2025 के सुगम और सफल संचालन, अवैध नशे की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में आगामी चारधाम यात्रा पर फोकस करते हुए कहा, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं। तीर्थ यात्रियों को सुगम सरल यात्रा करवाना ही हमारी जिम्मेदारी है। चारधाम यात्रा को सरल बनाने के लिए सुझावों पर काम करने का आश्वासन दिया है। और वहीं हल्द्वानी में एक बहन के अपने भाई का शव टैक्सी की छत पर बांधकर ले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच का आदेश दे दिया है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने इसे राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम के नकारेपन का उदाहरण बताया है। रिपोर्ट देखिए। टैक्सी पर बांध भाई का शव ले गई बहन। हल्द्वानी का मामला सिस्टम के लिए शर्म। कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल। स्वास्थ्य व्यवस्था पर दावों की खुली पोल। हल्द्वानी में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को अपने भाई का शव मजबूरी में टैक्सी की छत पर बांधकर ले जाना पड़ा। युवती के भाई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी।
जिसके बाद युवती को मोर्चरी से अपने भाई का शव पिथौरागढ़ के बेरीनाग लेकर जाना था। शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालकों ने युवती से 12,000 रुपए की मांग की। रुपए देने में असमर्थ युवती मजबूरी में एक टैक्सी की छत पर अपने भाई का शव बांधकर घर ले गई। मामला सामने आने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई को कहा है। वहीं इस मामले पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य महकमे और सरकार पर निशाना साधते हुए इसे शर्मसार करने वाली घटना बताया है। कांग्रेस का कहना है कि नाकारा स्वास्थ्य सिस्टम के कारण एक बहन को अपने भाई का शव टैक्सी की छत पर बांधकर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम ने मामले का संज्ञान लेकर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस इस दुखद मामले पर राजनीति कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में तमाम दावे करती है, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधार दी है, तमाम तरीके की बातें करती है। जब गरीब को एक एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, उसके शव को गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था इस प्रदेश में है। और जो हल्द्वानी की घटना है, जिस तरह की घटना घटित हुई है, उस घटना ने निश्चित रूप पर सरकार की स्वास्थ्य चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने का काम किया है। एक युवती को अपने भाई का शव हल्द्वानी से बैरीनाग ले जाने के लिए टैक्सी पर बांध के ले जाने के मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही कड़ी कार्रवाई के लिए भी कहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक हार्दिक संवेदना का प्रतीक है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए इस पर तत्काल कार्रवाई करने के भी आदेश किए। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के द्वारा एम्बुलेंस वाले की गलती को लेकर के जो है सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। सीएम ने इस घटना की जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि तमाम दावों के बावजूद राज्य का हेल्थ सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा। अस्पतालों की मोर्चरी में एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं और निजी एम्बुलेंस वाहनों पर कोई लगाम क्यों नहीं है, जिससे मजबूर लाचार लोगों को अपनों का शव टैक्सी में लादकर ले जाने की त्रासदी नहीं सहनी पड़े। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत क्या कर रहे हैं, जो बैठकें कर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के दावे करते रहते हैं। सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल कई हैं। अब देखना होगा कि हल्द्वानी के मामले में दोषियों पर कार्रवाई होती है या जांच की खानापूरी करके मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली बड़ी खबर, जो है एसएसपी देहरादून ने देर शाम अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। मुख्यालय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थानों में लंबे समय से पुराने पड़े मसलों की समीक्षा कर जल्द सुलझाने के भी निर्देश दिए गए। रात में बढ़ती ठंड को देखते हुए थाना प्रभारियों को संबंधित विभागों के सहयोग से बैरियर पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।